ये वाला महाभारत का तो डिस्कशन कर चुके थे हम लोग। 10 अवतार, पहले अवतार के रूप में मत्स्य और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में। अच्छा, इसे आगे बढ़ना था। ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश इस मौर्य वंश की सबसे पहली जानकारी कहां से मिलती है? मौर्य वंश का काल जानते हैं? ताजपोशी कब हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? 323 बीसी। 323 बीसी एग्जैक्टली सिकंदर के आक्रमण का काल है। 321 बीसी में इसकी ताजपोशी हुई थी, मतलब 2 साल और लेट सिकंदर की वजह से। विष्णु पुराण में इसकी चर्चा मौर्य वंश की सबसे पहली बार मिलती है और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के बारे में सबसे पहली चर्चा कहां मिलती है? वायु पुराण में। कृष्ण भक्ति की चर्चा सबसे पहले भागवत पुराण में। और 4 आश्रम बताए गए किसमें? जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, यानी इंसान जब तक जिंदा रहता है इन 4 आश्रमों को एक एक करके पार करता है। ब्रह्मचर्य, जिसको 0 से 25 की आयु कहा जाता है। 0 से 25 की आयु में ब्रह्मचर्य क्या बताते हैं? मेहनत की अवस्था, पढ़ाई की अवस्था, कुछ बनने की अवस्था। इस अवस्था को ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में इंसान शादी विवाह करके अपने परिवार और बच्चों के बारे में नहीं सोचता। 25 के बाद 25 से 50 वर्ष के आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गृहस्थ मतलब घर बार में लग जाना, शादी विवाह, जो कि हो नहीं रहा है। समस्या है ना। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75, इसमें क्या होता है? एक नई पीढ़ी को संवार कर एक दिशा देने का मौका मिलता है वानप्रस्थ आश्रम में। यानी 25 से 50 के बीच एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है और उसको एक दिशा देकर आगे बढ़ाने में वानप्रस्थ आश्रम का कार्य होता है। और 75 से 100 के बीच आपको कौन सा जीवन जीना चाहिए? किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बीसी के जमाने का आश्रम है, एडी में काम करेगा? वो जिस जमाने का है उस जमाने से आप 2500 साल आगे हैं। अब इन सब के एज में परिवर्तन हो चुका है। जो काम पहले करना चाहिए वो आजकल हम लोग लेट कर रहे हैं, जो लेट करना चाहिए वो पहले हो जा रहा है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराण कुल कितने हैं? 18 पुराण है और पुराणों के रचयिता के नाम में लोमहर्ष का नाम प्रथम आता है। इसके बाद इनके पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा का नाम आप नहीं सुने होंगे, लोमहर्ष सुनते होंगे। इनके पुत्र भी उनके साथ हर वक्त थे इस काम को कंप्लीट करने में। महाजनपद काल, कितने महाजनपद थे हिंदुस्तान में? 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। कहां से? उत्तर अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म का एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, उसमें सबसे पहली बार महाजनपद की चर्चा मिलती है जो 6000 से 4000 बीसी की है। और महाजनपद कुल कितने हैं? 16 महाजनपदों की चर्चा है, जिसमें सबसे ज्यादा महाजनपद कहां थे? सबसे ज्यादा किस राज्य में महाजनपदों की संख्या थी? वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद थे।
महाजनपद की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। जनपद जो शब्द है ना, जनपद का मतलब होता है जिला, और कई सारे जिलों को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है महाजनपद। महाजन मत पढ़िएगा, नहीं तो वो हो जाएगा पैसा वसूलने वाला। महा अलग, जनपद अलग, ऐसे दो शब्द पढ़ना है। जनपद माने जिला और महाजनपद मतलब कई जिलों का समूह। तो 16 महाजनपदों में चर्चा की गई थी, जिसमें शक्तिशाली महाजनपद का नाम बिहार का मगध सबसे शक्तिशाली, और महाजनपद का काल 6000 से 4000 बीसी है। एडी लिखा हुआ है गलती से, अच्छा नहीं एडी में ही है ना। 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ये सब बीसी की ही बातें है, एडी की कोई बात नहीं है। ये दोनों में ईसा पूर्व होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। किससे मिलकर क्या बना है? कुल से ग्राम बनता है, ग्राम विश्व बनता है, विश्व से जन, जन से जनपद, और जनपद से, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले कुल यानी परिवार से शुरू होती है, परिवार के बाद ग्राम बनता है, गांव, गांव के बाद विश्व, छोटा सा एक कस्बा समूह, उसके बाद जन बनता है, फिर जनपद का निर्माण होता है, और उसके बाद कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। ये सीक्वेंस एग्जाम में रेगुलर आने वाले हैं, कई बार आ चुके हैं कि महाजनपद का निर्माण का एक क्रम बताएं। कौन सा? कुल माने परिवार होता है, अपने से शुरू होती है ना सब कुछ। आप अकेले रह के भी कौन सा महाजनपद का निर्माण कर लेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अकेले हुआ है महाजनपद का निर्माण? आप और आपके परिवार, वहां से शुरू होता है। महाजनपद का काल 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। वो राज्य की परिभाषा बताते हैं। किस तरह राज्य की परिभाषा? मतलब एक राजा और उसके राज्य की परिभाषा कहां तक हो सकती है। जैसे भारत में अनुच्छेद 1 क्या व्याख्या करती है? भारत और उसके एक संघ के बारे में, यानी वो राज्य की परिभाषित कर रही है। 1 से 4 के बीच यही है। संघ और राज्यों के एक दूसरे के साथ समावेश के बारे में चर्चा है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि राज्य की परिभाषा महाजनपद काल से ही पहली बार व्याख्या के रूप में दिया गया। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। जो 1 मिनट पहले सवाल पूछा गया था आपसे, वो यही है। 16 महाजनपदों की चर्चा सबसे पहले कहां से मिली? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के किस निकाय से? अंगुत्तर निकाय से। ये रिपीटेड मतलब मोड में आने वाले प्रश्न हैं, आपने कई कई एग्जाम्स में देखे होंगे, बार बार आते हैं। भगवती सूत्र में जैन धर्म में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, यह भी 16 महाजनपदों की चर्चा करती है। और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, ये दोनों एक ही साथ ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में नजर आते हैं। और सवाल या तो बौद्ध या जैन का पूछा जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं है। जैन में सूत्र आते हैं, जैन में सूत्र, और बौद्ध धर्म में निकाय आते हैं। ऐसा करके याद रहेगा तो ये नाम कंफ्यूज नहीं करेंगे। अष्टाध्यायी में कुछ ज्यादा ही चर्चा मिल गई, 22 महाजनपद की चर्चा। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। और वो किस चीज से संबंधित किताब है? ग्रामर से, हाँ, व्याकरण, जिसे संस्कृत में लिखा गया था। भाषा क्या है उसकी? संस्कृत। अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों की चर्चा है, जो पूरी तरह साक्ष्य के साथ सही उत्तर नहीं मान सकते। सही उत्तर साक्ष्य के रूप में जो मानते हैं वो ये 16 महाजनपदों की चर्चा है, 22 महाजनपद नहीं थे। महाजनपद 14 राजतंत्र, इसमें 16 महाजनपद और 14 राजतंत्र टोटल चर्चा मिलती है। कहां से? तो इस तरह से तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। राजतंत्र और महाजनपद, उस समय राजतंत्र तो चल ही रहा था, कोई ना कोई एक राजा होता था, बाकी सब उससे संबंधित। 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि उस समय राजतंत्र कितने थे? 14 राजतंत्र थे भारत में, यानी जो प्रमुख राजाओं का एक संगम था। 16 महाजनपद इसलिए क्योंकि 2 महाजनपद एक ही राजा ने अधिकार कर लिया था। नाम क्या था उसका? इधर वज्जी संघ पर भी कब्जा कर लिया था, मगध पहले से उसका था। राजा का नाम? इतना देर, अजात शत्रु।
अब एक आदमी दो दो चीज पर कब्जा कर लेगा तो वो दोनों महाजन पद गिने जाएंगे दो, लेकिन राजतंत्र में एक गिना जाएगा। इसलिए राजतंत्र की संख्या 14 ही है और महाजन पद की संख्या 16। अजात शत्रु का नाम याद है कि भूल गए? अजात शत्रु का वास्तविक नाम क्या था? अरे कुणिक, कुणिक। अजात शत्रु का वास्तविक नाम कुणिक था। अब बिंबिसार का बेटा था वो। हाँ, अजात शत्रु कुणिक को कहा जाता है। और बिंदुसार का वास्तविक नाम क्या था? श्रेणिक। बिंदुसार का वास्तविक नाम था श्रेणिक और अजात शत्रु का वास्तविक नाम था कुणिक। बड़ा वाला न रहेगा, कुणिक पढ़ते हैं उसको। अब देखिए, दो गणतंत्र के बारे में यहां अलग से चर्चा है। गणतंत्र शब्द की व्याख्या करने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र भारत है। भारत में ही सबसे पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई और वज्जी यानी कि वैशाली वाला क्षेत्र पहला गणतंत्र कहलाया। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहां गण को यानी लोगों को अपने राजा को चुनने का अधिकार था। वज्जी बोले तो वैशाली, वैशाली का क्षेत्र ही वज्जी कहलाता है ना। आपके पड़ोस में नदी उस पार, गंगा के उस पार चले जाए, वैशाली का क्षेत्र वज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। और ये बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। लिच्छवी कहते हैं उस प्लेस को, वैशाली जिला में पड़ता है। हाँ, लिच्छवी गणराज्य वही वज्जी पहला गणतंत्र के रूप में विकसित हुआ, तो गणतंत्र हो गया तो वो गणराज्य कहलाएगा, लोगों का राज्य कहलाएगा। वैशाली में कौन सी जगह? लिच्छवी। इसी के नाम से एक्सप्रेस चलती है, देखा होगा, लिच्छवी एक्सप्रेस। जहां जहां तक जाती है भारत की गाथा अपने साथ ढोके लेके जाती है कि देखो सारे बिहारी वापस आ गए हैं। इसके बाद मल्ल देख रहे हैं। पहले वज्जी गणतंत्र बना, उसके बाद मल्ल। मल्ल कहां पड़ता है? इतना मतलब दिमाग पर जोर मत डालिए, यहां है, नहीं तो खोजते रह जाएंगे पता नहीं कहां था। मगध की राजधानी कहां बनाया गया? राजगृह, या इसी को गृहब्रज, या इसी को तीन नाम से जाना गया। मतलब सबसे पहले राजगृह बनाया गया जिसको गृहब्रज कहते हैं, और अंतिम आते आते तक राजधानी कहां आ गई? और पाटलिपुत्र राजधानी बनाया किसने? उदाईन ने। उदाईन किस धर्म का मानने वाला था? जैन बन चुका था अंत में। बाकी सब बुद्धिस्ट थे उनके पहले, पापा और चाचा वगैरह सब बुद्धिस्ट थे, लेकिन ये बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन अंत में क्या स्वीकार कर लिया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जैन मुनियों की तरह उपवास करते हुए निकल लिया। बड़ी अफसोस होता है जब ऐसे लोग जिनको जिस क्षेत्र के लिए चुना गया वो अपना काम छोड़ के दूसरे क्षेत्र में घुस गए और बर्बादी लाए। हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता अगर राजाएं यानी क्षत्रिय मानने वाले लोग धार्मिक न बनते। जो क्षत्रिय धर्म है वो क्षत्रिय धर्म ही अगर निभाते तो हिंदुस्तान का शक्ल सूरत कुछ और होता आज के डेट में। लेकिन वो लोग अपना काम क्षत्रिय धर्म छोड़ के कहां घुस गए? सन्यास धर्म में घुस गए। पूजा पाठ इन सब चीजों में यकीन करने लगे। खून देख के कांपने लगते थे, ऐसा क्षत्रिय। अरे मरना ही है, युद्ध होगा तो सैकड़ों लाखों लोग मरेंगे, कौन सी नई बात है। युद्ध होता ही है मरने और मारने के लिए, तो नहीं, बहुत सारे लोगों की लाश देखकर हम विचलित हो गए। वही हुआ सबके साथ धीरे धीरे। तो अशोक भी वही, चंद्रगुप्त मौर्य का भी वही हाल हुआ। उदाईन इतना ज्यादा व्यस्त था, सब लोग अपने आप को इतना तकलीफ दे रहे थे कि एक आदमी आया, चाकू मार दिया, मार के चुपचाप चला भी गया, किसी को पता नहीं कि मर गया। क्योंकि जैन धर्म में एक व्यवस्था है ऐसी कि लोग अपने आप को तकलीफ देते हैं और चिल्लाए तब भी आंख नहीं खोलना है। खुद को तकलीफ देना मतलब अपने आप को नोचना, काटना, ब्लड तक निकाल लेना, बाल उखाड़ लेना, नोचना नहीं, जड़ के साथ उखाड़ लेना, यानी खुद को तकलीफ देना। इसलिए क्योंकि लगता है कि हम बहुत पापी हैं, हमने पाप किया है, तो खुद को सजा दे रहे हैं, और वो भी आंखें बंद करके।
ताकि उस सभा में जितने बाकी लोग हैं अगर वो चिल्लाए तो आंखें नहीं खोलनी है उसकी तकलीफ से। उसी बीच में कोई इसको मार के चला गया, चिल्लाते रहा, कोई आंख नहीं खोला, तो अफसोस की बात है ना। अगर राजा क्षत्रिय धर्म के लिए बना है तो उसे क्षत्रिय धर्म का ही पालन करना चाहिए, वरना उसकी स्थिति बेहतर नहीं होगी। लेकिन हर चीज हिंदुस्तान में यही है, आदमी डाइवर्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, किसी एक काम पर लगातार नहीं कर पाता। उदयन के साथ भी यही हुआ। इसके बाद देख रहे हैं अंग और चंपा, इसकी राजधानी, अंग की राजधानी चंपा। चंपा किस नदी के किनारे? अब पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? पक्का है ना, सबको पता है। सोचिए कि दूसरे राज्य वाले लोग बार बार याद करते होंगे, पाटलिपुत्र गंगा नदी के बीच, यहां रोज देखने जाते हैं बगल में है कि नहीं है। इसके बाद है कौशल, सरयू नदी के किनारे है। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती मानी जाती है। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। इसके बाद है अवंती। अवंती अपनी राजधानी कहां बनाई? और ये माहिष्मती का क्षेत्र कहलाता है। चूंकि साउथ तक के राजा उज्जैन तक के क्षेत्र के लिए हमेशा लड़े हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। भूल गए हैं क्या ये सब? ये दोनों नाम मैच नहीं कर रहे हैं सुना हुआ जैसा। दोनों नाम सुना हुआ लग रहा है ना, तो बस ऐसे ही याद रहेगा। हाँ अच्छा, बाहुबली याद रहेगा दोनों के बीच में। चलिए, अवंती तो आपने देखा। गांधार कहां पर रही है? ये मुझे लगता है कि 2 साल पहले भी पूछा हुआ है कि गांधार जो कि तक्षशिला उसकी राजधानी थी, वर्तमान में कहां स्थित है? पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान। गांधार कहां है? वर्तमान के पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि एक शानदार विश्वविद्यालय हुआ करती थी। और इसी के आचार्य थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो नाम रखे। आचार्य यानी प्रोफेसर थे इसमें। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाके वहां ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी, सारा काम किया और उसे एक राजा बनने के योग्य बनाया। तो काफी प्रमुख है ये तक्षशिला। इसके बाद आ जाते हैं काशी। काशी पुराना नाम है, आज के डेट में उसे क्या कहते हैं? हाँ, राजा अश्वसेन के पुत्र इसमें 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और पहले ऋषभदेव। ये 1-2 ही नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन। बस 2-3 नाम ध्यान में रखिएगा। तो उस समय बनारस के राजा कौन थे? अश्वसेन। उसका नाम काशी हुआ करती है, पुराना नाम काशी। इसके बाद देख रहे हैं आप पांचाल। गंगा जब 2 भागों में विभाजित कर देती है, पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में, तो उस समय अहिछत्र या कापिल्य 2 राजधानियां बनाई गई। जैसे कोई भी राज्य 2 भागों में विभाजित होता है तो राजधानी एक भी हो सकती है या 2 अलग अलग राजधानियां हो सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश के साथ हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वज्जी वैशाली का क्षेत्र है, जो आम्रपाली का संबंध यहां से है। आम्रपाली का नाम सुना? कौन थे? क्या? नृत्यांगना। आम्रपाली नृत्यांगना थी। मतलब कि पूरे वैशाली में उस समय, उस पूरे राज्य में इनसे बेहतर नृत्य कोई नहीं कर पाता था। आम्रपाली नाम था। इनके नाम से भी एक्सप्रेस चलता है, आम्रपाली एक्सप्रेस। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, जो वर्तमान में राजापुर के नाम से जाना जाता है। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे ध्यान में रहेगा? हो सकता है कभी कभी पूछ दे कि यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था, तब। ये जो घोड़ा है ये बोझ ढोता है, ध्यान रहेगा। घोड़ा क्या करता है? बोझ ढोता है। तो बो और ज है, झ नहीं है, तो कम्बोज हो जाएगा।
घोड़ा बोझड होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाम में कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको ध्यान में आ जाएगी। अस्मक, अस्मक की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान रखा गया है। वैसे ही मल्ल की राजधानी, और कुशीनगर किस लिए मशहूर है? किनका? बुद्ध की महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप देख रहे हैं सूरसेन। सूरसेन कहां राजधानी बनाई? मथुरा। मत्स्य एक स्थान है जिसकी राजधानी विराटनगर। वैसे ही कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और चेदी की राजधानी शक्तिमती, जिसका कलिंग के शासक खारवेल के साथ संबंध है। और यही खारवेल व्यक्ति हैं जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख काफी मशहूर रहा। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। किस भाषा में लिखी गई? प्राकृत भाषा में, खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी प्राकृत भाषा है, खरोष्ठी लिपि है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। और खारवेल कहां के राजा थे? कलिंग, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा के नाम से वर्तमान में जानते हैं कलिंग को। और यही शक्तिमती राजधानी बनी थी, जो चेदी महाजनपद की राजधानी कहलाई। कोई नई बात इसमें? दो महाजनपद ऐसे भी थे जो भारत की सीमा क्षेत्र में अब नहीं आते हैं। कंबोज, ये भी भारत के सीमा क्षेत्र में अब नहीं आए। और गंधार दूसरा, जो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो कंबोज कहां पे है? अरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं सबसे ज्यादा। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में थे। सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? इसीलिए लोग कहता है एक बिहारी 100 पे भारी। किस मामले में? मारामारी में। हर काम में, हर काम में है। भारी का मतलब मारपीट नहीं होता। सबसे पूर्वी क्षेत्र में अंग महाजनपद हुआ करता था। अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में न मुंगेर कहते, उसको चंपा कहा जाता था पहले से। 16 महाजनपदों की चर्चा एक साथ पूरे भारत के लिस्ट में देख सकते हैं, और जो लिस्ट से बाहर है वो भी दोनों देख सकते हैं। देखिए गांधार पाकिस्तान में पड़ता है, उसके और पीछे जाएगा अफगानिस्तान के हिस्से में, जहां किरथर और सुलेमान पहाड़ियां देखने को मिलती है। कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? किरथर और सुलेमान पहाड़ियां भी अक्सर प्रश्न में आते हैं, जो एकदम भारत के उत्तरी हिस्से में साइड में है, और वो अफगानिस्तान के इलाके में पड़ते हैं। नाम है एक का किरथर और दूसरे का सुलेमान, पहाड़ियां हैं। ये आपका कंबोज का क्षेत्र वहीं पड़ता है। उसके बाद गांधार, यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस नदी का बहना दिखा रहा है। यहां पे फिर कुरु है, कुरु के बाद पंचाल, कोसला, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेती, वत्स, मल्ल, और ये वृजी, अवजी, काशी, मगध, अंग, कोसला और असाका। मतलब क्या ये नाम ढूंढ रहे हैं? असाका महाजनपद के रूप में नहीं था, वो अलग है। साउथ के क्षेत्र से संबंधित है ये असाका, लेकिन उसको महाजनपद के रूप में नहीं गिने जाते थे। उसका नाम कुछ और हुआ करता था, पुराने नाम में असाका कहते थे। महाजनपद और उसकी राजधानी, ऐसी मैचिंग करने के लिए एक ही साथ 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे। चेक एक ही नंबर होगा, लेकिन आएंगे इससे 4 प्रश्न।
सिंगल सिंगल इससे कभी नहीं आते हैं। इनमें से कोई भी 4 उठा के और दूसरे तरफ 5 या 6 ऑप्शन बना दिए जाएंगे और कहेंगे इसकी सही मैचिंग किसका कौन सा है वो निकाले। तो इसको एक एक करके याद करेंगे, सोचेंगे एक आएगा, कोई फायदा नहीं, सब ध्यान में होना चाहिए। एक बार दो बार देखिएगा ना ध्यान से, तो शब्दों में कुछ ना कुछ आपको तुक मिल जाएगी जिससे दोनों को सेट करके याद कर सकते हैं। तो ये था आपका स्टेज 1। अभी तक हम लोग फर्स्ट पार्ट की चर्चा कर रहे थे। टोटल लगभग 64-65 स्लाइड की चर्चा हो चुकी है। अभी इसमें और आगे बढ़ेंगे, जो उस दिन शुरू किए थे और रोक दिए थे क्योंकि फर्स्ट पार्ट वो नहीं था। वॉल्यूम 2 एक दिन फर्स्ट वाले दिन ही वॉल्यूम 2 शुरू किए थे। ये एक एक करके इनके क्षेत्र के बारे में बताया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी और इनकी बातें किया था हमने, ध्यान है कि नहीं है? गौतमी पुत्र सातकर्णी और उनके अभिलेख, नासिक अभिलेख जो प्राप्त हुआ वो, वशिष्ठी पुत्र, उसके बाद नए शासक नहपान की आगमन, यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम शासक विजयश्री बने, शीशे के सिक्के जारी करवाए जो 50 ग्रेन थे। ग्रेन का मतलब चावल का दाना होता है। यहीं से करना था, बंदरगाह से किया करते हैं। विदेशी आक्रमण के बारे में तो बता ही दिए थे, एक एक करके कौन आया था। डेमेट्रियस के बारे में बता दिए थे। हिंद यमन शासक, यहीं से करना है। शक के बारे में, हाँ, कहां कहां क्षेत्र को जीता ये भी बता दिएगा। जूनागढ़ का सुदर्शन झील और उसके निर्माण, पहल्लव और पार्थियन, कुषाण, कुजुल कार्डफिसस इसके बारे में बता दिए थे। विम कार्डफिसस उसके अनुयायी, कनिष्क, कनिष्क के बारे में भी बताए थे। द्वितीय अशोक के नाम से प्रसिद्ध है, शून्य का जनक, गुप्त साम्राज्य, श्रीगुप्त। यहीं से शुरू करना था। कनिष्क से ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाए। 78 एडी में कनिष्क को राजा बनाया गया। कनिष्क किस संप्रदाय से आते हैं, किस राजवंश से? कुषाणों का। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध कोई रहा वो कनिष्क रहा। 78 एडी से 110 तक ये जिंदा रहे। मैंने 32 साल शासन किया टोटल। रवाइटक अभिलेख, इसको खैटक मत पढ़िएगा, ये रवाइटक ही लिखा हुआ है। रवाइटक अभिलेख से कनिष्क के वीम कार्डफिसस के पुत्र होने का पता चलता है। यानी उस जमाने में 78 एडी में कौन बाप कौन बेटा ये इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो कुछ ऐसे अभिलेख थे जो इस बात की जानकारी देते हैं, जैसे कि रवाइटक अभिलेख। इसमें वीम कार्डफिसस जो कि कुडुल कार्डफिसस का पुत्र था, उसी का बेटा कनिष्क हुए और इसके पुत्र होने का पता चलता है रवाइटक अभिलेख से। इनकी 2 राजधानियां उस समय हुआ करती थी। जो सबसे प्रसिद्ध रहा उसका नाम पुरुषपुर। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहां बनाई? पहली पुरुषपुर, और दूसरा बाद में बनाया मथुरा में। मथुरा में बनाने का कारण क्या था? मिडिल में पहुंचना। मथुरा मतलब दिल्ली के नजदीक, दिल्ली ही केंद्र माना जाता है ना। तो मथुरा को बनाने का कारण ही था कि केंद्र में राजधानी बनाया जाए जिससे पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया जा सके। मथुरा तब गए। उत्तर प्रदेश, मतलब उस समय ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। मतलब ये पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी तीनों को एक साथ मिलाकर संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और ये क्षेत्र इतना बड़ा था कि इस पे किसी का भी कंट्रोल हो जाए तो वो देश का राजा बन सकता था। तो इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था किसी जमाने में। बाद में ये बढ़ते चले गए। पश्चिम बंगाल अलग हो गया, बिहार अलग हो गया और उड़ीसा भी उस समय संयुक्त प्रांत का ही हिस्सा था, उत्तर प्रदेश।
कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला के गवर्नर बनाए गए थे, क्योंकि जब तक वो राजकुमार रहेंगे, राजा नहीं बने, राजा के बेटे को क्या कहा जाता था, राजकुमार, तो जब तक वो राजकुमार रहे किसी न किसी क्षेत्र के गवर्नर बने रहेंगे। तो किस क्षेत्र का गवर्नर बने थे, तक्षशिला के गवर्नर बनाए गए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी की संगति का आयोजन किया गया। कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में यह आयोजन को पूरा किया गया। बौद्ध संगति कितने हुए टोटल, सबसे चौथी संगति सबसे बाद में हुई, और वो भी कनिष्क के काल में हुआ था, लेकिन सफल नहीं रहा। उसकी गिनती आती है, लेकिन वो सफल आयोजन नहीं हो पाया था जैसा कि बाकी सब हुए। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। मतलब यहां से उसका पतन होना शुरू हो गया था। हीनयान और महायान में क्या फर्क है? हीनयान पूजा विरोधी था कि पूजा को मानने वाले थे? हीनयान विरोधी थे, चूंकि उसको हीन मानते थे। बौद्ध धर्म ने साफ साफ लिखा गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, इसलिए आज के डेट में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं की है, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि मूर्ति पूजा एकदम गलत बात है। कहा ठीक है, आप ही का मूर्ति सबसे बड़ा रहेगा। जैसे ही आप पूरब की तरफ निकलेंगे, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कौन मिलेंगे वहां? सब बुद्ध के मानने वाले लोग, वो सब महायान धर्म के मानने वाले हैं। कुछ लोग लेटे हुए बौद्ध की पूजा करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए और कुछ लोग खड़े। 3 तरह के बौद्ध आसन है और तीनों की पूजा धूमधाम से होती है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना गया? कनिष्क को जाना गया। गांधार कला, मथुरा कला, इन 2 कलाओं का विकास होना शुरू हुआ जो मूर्ति के डेवलपमेंट के लिए था, मूर्ति के विकास के लिए। गांधार और मथुरा कला में फर्क किस चीज का है? एक में मूर्ति को लेटे हुए अवस्था में बनाते हैं और दूसरे को खड़ी अवस्था में बनाते हैं। तो एक शैली का नाम गांधार रखा गया, दूसरे का नाम मथुरा रखा गया। गांधार कहां पड़ती है? तक्षशिला तो यूनिवर्सिटी का नाम है, बार बार गांधार तक्षशिला राजधानी थोड़ी बताना है। हाँ, गांधार पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ती है, कंबोज अफगानिस्तान के इलाके में आता है, उसके और ऊपर। देखे 5 मिनट में उत्तर कितने बदल रहे हैं। अभी भी एग्जाम में 25 दिन टाइम है। अब 25 दिन में जरा आगे पीछे हुआ कि आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कनिष्क ने ही सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी चलवाए और एकदम शुद्ध रूप में। उसके पहले शुद्धता नहीं थी। सूर्य देवता और हेलियोक्लिस का प्रतीक माना गया उस पे। हेलियोक्लिस किसे कहा गया? ये सब बातें ध्यान नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। हेलियोक्लिस कृष्ण का नाम रखा था, किसने? कनिष्क कैसे रख सकते हैं? कनिष्क से पीछे जाइए, तब ना इन्होंने उसको समर्पित किया, पहले से नाम था। मेगास्थनीज के दरबार में आए हुए राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, वो इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आए थे। तो मेगास्थनीज ने एक व्यक्ति को देखा जिसमें ऐसी म्यूजिक उत्पन्न करने की क्षमता थी जिससे कोई भी आदमी आकर्षित होकर उसकी तरफ आ जाए। कहां के रहने वाले थे मेगास्थनीज? बैक्ट्रिया, हाँ, यूनान के। तो जब वो इंडिया आए दूत के रूप में, तो उन्होंने रास्ते से जब गुजर रहे थे तो देखा कि एक व्यक्ति, माने कृष्ण, वो क्या जानते ही भगवान है नहीं है, वो तो दूसरे जगह के रहने वाले व्यक्ति, वो आए तो देखे कि एक व्यक्ति में ऐसी क्षमता है जो एक पत्थर पर बैठकर हाथ में एक फ्लूट लेकर इतनी बेहतरीन म्यूजिक तैयार करे, इतनी बेहतरीन म्यूजिक बनाए कि कोई भी जो उसे सुन सकता है, जिसके कान है, वो उसकी ओर आकर्षित होकर पहुंच जा रहे थे, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। स्पष्ट भाषा में उन्होंने लिखा कि जो सुन सकता है वो सब आए, न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी उनके आसपास आकर आराम से कुछ देर बैठकर उनकी म्यूजिक को सुना और बोले कि उस म्यूजिक को सुनकर मैं भी मोहित होकर वहां तक पहुंचा। तो देखा कि एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति इसलिए कहा कि वयस्क हो चुके थे तब तक, तो एक व्यक्ति जो बजा रहे थे बांसुरी, उनका नाम उन्होंने अपने यहाँ के नाम के हिसाब से क्या रख दिया?
हेलियोक्लिस। ये म्यूजिक की देवी या देवता कहलाते हैं, कहाँ पे? उनके यहाँ। तो यहाँ भी एक म्यूजिक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या रख दिया? हेलियोक्लिस। याद रहेगा, कृष्ण को कहा जाता है हेलियोक्लिस। बाद में इन्हें हेराक्लिस के नाम से मशहूर किया गया। हेलियोक्लिस की जगह हेराक्लिस। इनके दरबारी में राजनैतिक कवि और लेखक के रूप में कौन थे? अश्वघोष। कनिष्क के दरबारी कवि के बारे में अक्सर ये प्रश्न बनते हैं, अश्वघोष थे। नागार्जुन भी थे इनके दरबार में, जिन्होंने शून्यवाद का जनक माना जाता है, और वर्ल्ड में रिलेटिविटी की थ्योरी देने वाले पहले यही आदमी है। बाद में आइंस्टीन का नाम आता है। सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति भारत में पहले है, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ लिखने से लोग घबराते थे, मेरा ज्ञान चुरा लेगा कोई, लिख देंगे तो। सब चीज यहां होना चाहिए। और ये उस चीज का प्रूफ उस समय लिखित में अगर दे के कहीं रख भी दिए होते तो रिलेटिविटी की थ्योरी में इनका नाम प्रमुख आता। लेकिन इन्होंने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट पर दूसरे लोगों ने काम किया। सापेक्षता के सिद्धांत पर किसने काम किया? किसने? आइंस्टीन ने ही काम किया ना। और आइंस्टीन के साथ बाद में ओपेनहाइमर नामक व्यक्ति ने इनका सहयोग किया। ओपेनहाइमर का नाम सुने हैं? परमाणु बॉम्ब का सफल परीक्षण करने वाले व्यक्ति का नाम है ओपेनहाइमर। नहीं सुना है कभी? और परमाणु बम के लिए वो जो रिएक्टर को तैयार किया उसे, हाँ, एनरिको फर्मी ने तैयार किया। ऑटो हान और स्ट्रॉसमान दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसका सहयोग किया था। तो ये ओपेनहाइमर, ये आइंस्टीन, ये सब जो विदेशों के नाम हमें सुनने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लिखित प्रमाण इस चीज का नहीं है। लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं? नागार्जुन। कहाँ के रहने वाले? यही के हैं, बिहार के ही। नागार्जुन की एक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इसमें सबसे पहले उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की अपने ही किताब में, प्रज्ञा पारमिता इनके बुक का नाम है। इसके बाद चरक का नाम काफी प्रमुख आता है पूरी दुनिया में। चरक संहिता नामक इन्होंने किताब लिखा, और ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, मेडिसिन से रिलेटेड। सुश्रुत एक डॉक्टर थे, चरक भी एक डॉक्टर। चरक ने अपनी किताब चरक संहिता में चिकित्सा से संबंधित लगभग सभी चीजों की चर्चा की, और उन बीमारियों के बारे में भी बताया जो 1000 साल बाद आ सकते हैं। इसके बारे में लोगों ने ढूंढा। चरक संहिता में जो भी बड़ी बड़ी महामारी आने वाली है उसके कंट्रोल के लिए भी उसमें बहुत सी बातें लिखी गई कि आने वाले समय में महामारी आएगी। 1720 में आई, 1820 में आई, 1920 में आई, 2020 में आई। 400 सालों से महामारी हर 100 साल पे रिपीट कर रही है कोई भयानक, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तो इसकी चर्चा है इसमें चरक संहिता में। लोग कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे कि 1000 साल बाद आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी रखते थे, और उसके इलाज और रोकथाम की बातें भी इसमें लिखी हुई है। लेकिन कोई दवा तैयार नहीं हो पाया। 78 एडी में शक संवत चलाया। किसने? एक कैलेंडर है शक संवत, कनिष्क ने शुरू किया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतना डेवलपमेंट का काम हुआ इस समय में, और भारत धीरे धीरे अर्थ यानी कि पैसों के मामले में इतना ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुका था कि दुनिया का हर आदमी चाहता था मैं भारत में पहुंचूं बिजनेस के लिए, काम के लिए। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, और इसकी स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने। याद कैसे रहेगा कि इसको मतलब स्थापना यही किया था? गुप्त नाम में तो अक्सर कंफ्यूजन आ जाता है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए कहा जाता है ना, संस्कृत में कहते हैं श्री गणेश कीजिए। तो अगर शुरुआत करना है, स्थापना करनी है, तो कौन करेंगे? श्री। जिनके नाम के साथ श्री लगेगा मतलब शुरुआत करने वाले। तो श्री गुप्त ने इसकी शुरुआत की। घटोत्कच कौन थे? कौन? घटोत्कच
नाम सुना हुआ है? तो कौन थे? अरे श्रीगुप्त के कौन थे ये? जब नाम लाइन के साथ देख रहा है तो वैसे ही आ जाना चाहिए कि इनके इनके आने वाली पीढ़ियों में से हैं। आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 एडी से 334 एडी के बीच इनका काल रहा। 319 से 334। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गुप्त साम्राज्य को कई क्षेत्रों तक फैलाने का काम किया, कई राजाओं से युद्ध को लड़ा, जीता और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो सिर्फ स्थापना कर देना पर्याप्त नहीं है, उसको फैला के दुनिया तक नाम ले जाना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठे 319 एडी में गुप्त संवत चलाया इन्होंने। कनिष्क ने क्या चलवाया था? शक संवत। इन्होंने क्या चलवाया? गुप्त संवत, माने कैलेंडर चलवाया। उसी दिन राजा रानी का सिक्का भी जारी किया गया। जिस दिन ये राजा बने उस दिन एक सिक्का जारी किया गया जो राजा और रानी दोनों के चित्र उस पर बने थे। सिक्के का नाम क्या रखा गया? राजा रानी सिक्का। इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी। अच्छा है बगल में देवी लिख दिया है, नहीं तो और कंफ्यूजन रहता किससे शादी कर ली। कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त मौर्य महान राजाओं में से एक। 335 एडी से 380 एडी तक 45 साल शासन किया। और ऐसा राजे, ऐसा शासक कि मतलब किसी चीज की तरफ नजर डाल दे तो इसका, कहीं निकल पड़ा तो क्षेत्र उसका, कहीं लड़ गया तो वो जीत गया। इसके जिंदगी में कभी अपनी हार नहीं देखी थी ऐसा राजा समुद्रगुप्त। इसे कहा गया भारत का नेपोलियन। नेपोलियन की पहचान ही थी कि अगर युद्ध कर दिया तो वो क्षेत्र या तो अपने आप उसे सौंप दे या जीत जाता था। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी राज्य को जीतने के बाद वहां नरसंहार नहीं किया। होता ना, राजाओं को मार देना, काट देना, ये काम नहीं किया। जीत लिया और उसे उसी का राज्य वापस सौंप दिया और कहा कि तुम मेरे अधीन काम करोगे, बस इतना करना है। तुम अपने क्षेत्र के तुम ही राजा रहो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा उसका हकदार मैं होऊंगा। बस यही एक बात माननी है, यही एक शर्त हो गई। उत्तर के क्षेत्र में 12 राज्यों को एक साथ जीता, दक्षिण के क्षेत्र में 10 राज्यों को एक साथ जीता लगातार, और उन राजाओं को उनका राज्य सौंप दिया और कहा तुम मेरे अधीन काम करोगे। राजाओं ने स्वीकार भी किया कि ऐसे महान राजा की छत्र छाया में रहना हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमारे लिए सोचता है। वही नाम है समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। यह नाम तो कई बार आ चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हाँ, इन्होंने 9 + 12 राजाओं को हराया, उत्तर दक्षिण का क्षेत्र पूरा मिला के, पहले 9 फिर 12, और बाद में क्या किया? उनको उनके राज्य सौंप दिए और अपने अधीन रहने को कहा। विंसेंट स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं, जिसमें ये 9 + 12 जो राजाओं को हराया, उनको सौंप दिया, ये उनके लीडरशिप क्वालिटी की बहुत अच्छी चर्चा करते हैं कि राजा हो तो ऐसा हो। राजा का मतलब सिर्फ मारना और काटना नहीं होता है, लोगों को जोड़ना भी होता है। तो विंसेंट स्मिथ ने किताब लिखा है, स्मिथ का नाम सिर्फ आप लगातार सुन रहे होंगे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद इनके साथ रहने वाले दरबारियों में कौन कौन थे उनका नाम देख लेते। कविराज का नाम सुना होगा, परम भागवत, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र, व्याघ्र पराक्रम, समरसत और काच, ये सब क्या है? राज्य दिख रहा है। दरबार में रहने वाले प्रमुख लोग हैं, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे ना, समुद्रगुप्त भी अपने दरबार में प्रमुख लोगों को रखता था। ये नाम कभी भी नहीं आते हैं जनरली एग्जाम। कौन सा? ये सब उनके यहां होने वाले गतिविधियों में से है। अच्छा, नाम के बारे में पूछ रहे हैं, नाम उपाधि ही कहलाते हैं। इन्हीं को अलग अलग नाम, अलग अलग उपाधियों से जाना गया, और ये उनके दरबार में रहने वाले लोगों ने उनको संबोधित करने के लिए प्रवेश किया। ये कोई दरबारी कवि वगैरह का नाम नहीं है। दरबार में रहने वाले जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने उन्हें कोई ना कोई उपाधि दिया जो अलग अलग क्षेत्रों से मिला। उसमें कविराज, परम क्रमांक,
व्याघ्र पराक्रम मतलब टाइगर जैसी लड़ाई करने की क्षमता या ऐसी बातें करते हैं। तो इन्होंने जो बातें बताई इसमें कि उनके नाम को किस किस तरह से कन्वर्ट करके बताया जाता है। जितने लोग उतने अलग अलग नाम। कविराज पूछा हुआ है क्या पहले कभी? कविराज किनको कहा जाता था? क्योंकि इनको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, वीणा बजाते हुए सोने के सिक्के पर इनके चित्र भी हैं, कविताएं खुद लिखते थे। समुद्रगुप्त, ये सब उनके कुछ नाम हैं। नाम ये क्या कहा जाए, उपाधियां थी जो उनके दरबार में रहने वाले लोगों ने उनके कला को, उनके क्षेत्र को देखते हुए, युद्ध कला को देखते हुए रखा गया। अगर कविराज पूछा हुआ है तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन सारे जरूरी नहीं है। यह संगीत प्रेमी थे। अभी अभी मैंने बताया कि वीणा बजाते हुए सोने के सिक्के पर भी इनके चित्र मिलते हैं। सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इनके दरबारी हरिसेन थे, कवि थे ये। हरिसेन उनके दरबारी कवि, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे। प्रयाग माने इलाहाबाद, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ लिखना, और अभिलेख के रूप में लिखा मतलब अपने राजा समुद्रगुप्त की तारीफें जिसमें लिखा हुआ है उसे क्या नाम रखा गया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा गया। प्रशस्ति का अर्थ भी कई बार हिस्ट्री में पूछा है कि प्रशस्ति माने क्या होता है? किसी की तारीफ होती है, जिसको अभिलेख के रूप में प्रयागराज में लगाया गया। इसके पास एक संगठित नौसेना भी थी, अपनी एक नौसेना। एडी के जमाने में होना कोई नई बात नहीं है। चोल वंश में मैंने बताया था ना कि उनकी सबसे पहली नेवी हुआ करती थी। तो इनके पास भी एक संगठित नौसेना थी। एरण्य अभिलेख इनके जमाने में ही मिला हुआ है, एक एरण्य अभिलेख, जिसमें सती प्रथा के प्रचलन का पता चलता है। सती प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका कोई डेट आज तक नहीं मिला कब से चले आ रहे थे। एरन अभिलेख को किसने जारी? भानुगुप्त ने। और इसमें भाषा कौन सी थी? संस्कृत। यही इतनी प्रमुख बातें हैं। एरण्य अभिलेख एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अक्सर आदमी कंफ्यूज होके किसी और के साथ एरन अभिलेख का समुद्रगुप्त के साथ कनेक्शन हो जाते हैं। एरन अभिलेख को भानुगुप्त ने दिए थे, ये ध्यान रखना। और भानुगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों में से एक आदमी के कई पुत्र थे, लेकिन राजा सब तो नहीं बन सकते थे ना। तो ये वो है जो राजा तो नहीं बन पाए, राजकुमार रह गए। कितना टाइम हो गया? चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसमें और पार्ट बचा हुआ है। एक दिन और मिलेगा तो ये क्लियर करके हम लोग मेडाइवल तक आ जाएंगे। मेडाइवल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1207 से। चलिए ठीक, काम कुछ खास नहीं।